देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आतंक के आका पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में फिर से आतंकी साजिश रची। दिल्ली में इमरान के 2 शागिर्द पकड़े गए। ये दिल्ली को दहलाने वाले थे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान खुद जल रहा है। इमरान भागे भागे फिर रहे हैं और चीन उनकी गर्दन दबा रहा है। मालाबार के युद्धाभ्यास से ड्रैगन बेहाल है। इन सब के बीच बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के बाद समीकरणों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट चुके हैं। आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। दिल्ली के सराय काले खां से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। ये आतंकी कई जगह हमले की साजिश रच रहे थे। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। ये वही तो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। इन्होंने दिल्ली में धमाके कराने का प्लान तैयार किया था। दिल्ली में आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। राजधानी में राख बिखेरने की नापाक साजिश फिर से नाकाम हो गई। स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली के सराय काले खां से जैश के इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और अशरफ खटाना के रूप में की गई है। दोनों कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका टारगेट था कि दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे और उसके तुरंत बाद कुपवाड़ा के रास्ते पीओके फरार होना चाहते थे, लेकिन डिप्लॉयमेंट वहां पर अभी काफी आर्मी का, तो इसके चलते ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। ये आतंकी दिल्ली में कई जगह हमले की साजिश रच रहे थे। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके पास 2 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे। इनके मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं उसमें पाकिस्तान के नंबर भी एक्टिव हैं। इनमें देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है। इनके विदेशों में मौजूद हैंडलर्स और भारत के अन्य राज्यों के आतंकी नेटवर्क के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। इन दोनों से लगातार क्वेश्चनिंग हो रही है। जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी आका कौन है जिनके लोग संपर्क में थे। इसके अलावा देवबंद में वो कौन कट्टरपंथी है जिनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। कल रात ही इनको सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि ये आतंकी किस वारदात को अंजाम देने वाले थे। इनका नेटवर्क कहां-कहां फैला था। क्या इनके निशाने पर कोई वीआईपी या दूसरे लोग भी थे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इनसे पूछे जाने हैं। फ्रांस विरोधी हिंसा की आग से पाकिस्तान जंग का मैदान बन चुका है। इमरान खान इतना परेशान है कि आंदोलन पर पाबंदी लगा रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समर्थकों के बीच हिंसा, गोलीबारी और आगजनी की ये खौफनाक तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं। आतंक के सबसे बड़े पनाहगार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद फ्रांस विरोधी लहर से जंग का मैदान बन गया है। फ्रांस के विरोध में खुद की आवाज बुलंद करने के लिए इमरान खान के मुल्क पाकिस्तान में TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फाउंडर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने हिंसक विरोध की ऐसी चिंगारी भड़काई है जिसकी लपटें इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के PM इमरान खान की चौखट तक पहुंच गई है। फ्रांस के अखबार में विवादित कार्टून छपने के बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के समर्थक इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरकर फ्रांस पर हमले की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये सन की मौलाना खादिम हुसैन रिजवी देखिए कैसे जुबान से जहर उगल रहा है। फ्रांस से लेकर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों पर हमले की वकालत कर रहा है। सरफरा मौलाना इमरान सरकार को फ्रांस पर एटम बम और मिसाइल से हमले बोलने के लिए खुलेआम ललकार रहा है। अपना सफीर वापस बुलाओ और यहां उनका सफीर निकालो और उनकी मसनूआत का करो बाइकाट। आपके पास एटम बम है, आपके पास गौरी मिसाइल है, आपके पास शाहीन है, इनको काम में लाओ। मौलाना के इमरान खान के खिलाफ आवाज बुलंद करने से POK से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान से आजादी की मांग उठने लगी है। विपक्षी दलों ने भी हाथ मिलाकर इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसक झड़प पर रोजाना हो रहे प्रदर्शनों से खुद को पाकिस्तान का खलीफा समझने वाले इमरान खान की नींदें उड़ी हुई हैं। मौलाना के हुंकार से पाकिस्तान के कठपुतली सुल्तान की कुर्सी ऐसी हिल रही है कि इमरान ने सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर कोरोना की आड़ लेकर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान जब सबसे हार चुका है तो भारत पर आरोप मढ़ रहा है कि भारत CPEC को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान भारत पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC को बर्बाद करने का आरोप मढ़ रहा है और आतंकिस्तान का पुराना यार ड्रैगन इमरान खान को अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की नसीहत दे रहा है।
चीन पाकिस्तान में प्रोजेक्ट खत्म करने की धमकी भी दे रहा है, यानी वो मुल्क जो आतंकवाद फैलाने और विस्तारवाद की नीति पर कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को तबाह कर रहे हैं, आर्थिक मामलों पर एक दूसरे को ही बर्बाद करने पर तुले हैं। ये हालात बता रहे हैं कि आतंकवाद का सौदागर अब चीन की सौदेबाजी में ऐसा फंसा है कि उसकी दोस्ती में खटास आने के पूरे चांस बनते दिख रहे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अब चीन ने भी पैसा देना बंद कर दिया है। इमरान से ये प्रोजेक्ट संभल नहीं पा रहा। चीन ऐसा जाल फेंक रहा है कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए और ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेने को भी मजबूर हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन पाकिस्तान में $62 बिलियन का निवेश करने वाला है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बेहिसाब ब्याज देना होगा। चीन की इसी चाल से बचने के लिए पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का ये राग भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद शुरू हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक को बर्बाद करने के लिए प्लान तैयार किया है। कुरैशी कह रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान में सीपीईसी को निशाना बनाता रहेगा, जिसके लिए सेल तैयार किया गया है। हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय करार और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला पाकिस्तान भारत पर यूएन और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को काम पर ध्यान देने की नसीहत दे रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। चीन मतलब गयार है। वो पाकिस्तान को दिन में सपने दिखाता है और मौका मिलते ही उसकी गर्दन भी दबाता है। सीपीईसी प्रोजेक्ट पर काम बार रोके जाने से चीन बौखला चुका है और दोस्ती को ताक पर रखकर पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहा है। आज से क्वाड देशों के दूसरे फेज की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना घातक हथियारों से अभ्यास करेगी। आज से मालाबार में क्वाड देशों का दूसरा एक्सरसाइज शुरू हो गया है। आज से चीन की रूह कपाने का रिहर्सल फिर से शुरू हो गया है। ये दूसरा फेज है जब चीन के सामने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर चीन के चालाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। आज से मालाबार फेज 2 में समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में फाइटर प्लेन और वॉरशिप शामिल हैं। इस एक्सरसाइज का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक चला था। पहले चरण की सफलता के बाद आज से नौसेनाओं का दूसरा जंगी चरण शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस फेज में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमित्ज में हिस्सा ले रहा है। आपको एक जंगी बेड़ों का नाम गिनाते हैं। भारत का आईएनएस विक्रमादित्य है, स्टिल्थ फ्रिगेट तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप दीमक, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी, आईएनएस खंडेरी, अमेरिका का यूएनएस निमित्ज, क्रूजर प्रिंसटन, डेस्ट्रॉयर स्टीरीट, ऑस्ट्रेलिया का फ्रिगेट, भारत का P-8I और अमेरिका का P-812 टोही विमान, एडवांस सर्फेस एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सीमैनशिप इवोल्यूशन, वेपन फायरिंग का अभ्यास। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में पहले चरण की एक्सरसाइज में जो तालमेल देखने को मिली थी, उसे दूसरे चरण के युद्धाभ्यास में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना की ओर से क्रूजर प्रिंसटन और डेस्ट्रॉयर स्टीरीट काफी खतरनाक है। मतलब ये कि दूसरी बार होगा जब ड्रैगन जलेगा, भुनेगा, लेकिन कुछ न कर पाएगा। वो सिर्फ बयान दे सकता है, फर्जी दावा कर सकता है, दबाव बना सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। समंदर में उसे रोकने के लिए ताकतें तैयार हो रही हैं, जो ड्रैगन के विस्तारवाद का सपना चूर चूर कर देगी। रूस की मेजबानी में आज शाम को ब्रिक्स देशों की बैठक में मोदी का सामना शी जिनपिंग से होगा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद खास है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तल्खी और हिंसक झड़प के बाद एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आमना सामना होगा। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि गलवान में गंदगी फैलाने के बाद जिनपिंग किस मुंह से मोदी का सामना करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार बातचीत कर शांति बहाल करने का वादा करने वाला ड्रैगन भारत को धोखा दे रहा है, शांति समझौता तोड़ रहा है। इसी माहौल के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस के मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन में भारत को 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। 5 सदस्य देशों वाले ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में 30% योगदान है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी 16.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुनिया की कुल आबादी के 42% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। सम्मेलन में वैश्विक आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के उपायों पर भी चर्चा होगी।
बीते हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग का प्रधानमंत्री मोदी से सामना हुआ था। 21 और 22 नवंबर को G20 की बैठक में भी दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने होंगे। आज होने वाली बैठक में पीएम मोदी के साथ चीन शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो एक साथ बैठकर पारस्परिक आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने से वैश्विक आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। इस बार अमेरिका में जो चुनाव हुआ वैसा चुनाव शायद अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं होगा। ट्रंप अब भी हार मानने को तैयार नहीं और अब तो ट्रंप CIA पर भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं, पूरी दुनिया को इसकी खबर है। अमेरिका में उनकी हार का जश्न भी अब ठंडा पड़ चुका है, लेकिन ट्रंप हैं कि अपनी हार गले से उतार ही नहीं पा रहे हैं। वो रोज कोई नया शिगुफा छेड़ते हैं, चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं। ट्रंप का ताजा आरोप CIA पर है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने CIA चीफ को हटाने की मांग कर दी है। ट्रंप ने CIA चीफ पर फर्जी काउंटिंग कराने का आरोप मढ़ दिया है। वो लगातार ट्वीट कर खुद की जीत पर मुहर लगा रहे हैं। ट्रंप की इन्हीं हरकतों के बीच अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है, उन्हें नसीहत दी है और हार मान लेने का सुझाव दिया है। बराक ओबामा ने कहा है कि ट्रंप ने धोखाधड़ी का आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं है। ओबामा ने कहा है कि रिपब्लिकन अधिकारी भी जानते हैं कि ट्रंप चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बेहद डराने वाला है। ओबामा ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ट्रंप ये स्वीकार कर ले कि वो बाइडेन से चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि अब चुनाव के परिणामों में बदलाव आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओबामा का मतलब साफ है, अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है और उन्हें हारे हुए राष्ट्रपति से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका में जैसे जैसे चुनाव के नतीजे सामने आने लगे, ट्रंप आक्रामक होते गए। अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि परिजनों के समझाने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगा चुके हैं। वो इसके लिए पक्का सबूत देने का दावा भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज तक वो इसे साबित नहीं कर पाए। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक हारा हुआ राष्ट्रपति सड़क पर उतरकर शोर मचा रहा है कि वो अपराजेय है और उसे हराना नामुमकिन है। आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध अब रुक चुका है। जंग के बाद जमीन का बंटवारा भी हो चुका है और इसी बंटवारे के साथ इंसानियत भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध करीब 1.5 महीने तक चला, लेकिन हासिल क्या हुआ? जमीन की कोख जख्मी हो गई, इंसानियत की कीमत खत्म हो गई, मौत का तांडव हुआ, आसमान से बारूद बरसा, हजारों लाशें गिरी और इन सब से हासिल हुआ तो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा, वो टुकड़ा जो खाली हो चुका है, जो खाली हो रहा है। लोग जा चुके हैं, जो बचे हैं वो जा रहे हैं। अब सिर्फ वीरानगी है और सन्नाटे की रवानगी है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध के बाद हुए समझौते के तहत आर्मेनियाई लोगों ने अपने गांवों को खाली कर दिया है। लोग अपने घरों में आग लगाकर पलायन कर रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक चली इस जंग के बाद रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। समझौते के तहत नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के कुछ हिस्सों को अजरबैजान को दिया गया। हालांकि ये इलाका पहले अजरबैजान का ही हिस्सा था, लेकिन कई दशकों से इस पर आर्मेनियाई लोग रह रहे थे। आर्मेनिया को कालबाजार और अगदम जिलों को 20 नवंबर तक अजरबैजान को वापस सौंपना है, जबकि 1 दिसंबर तक उन्हें लचीन जिले को भी सौंपना होगा। आर्मेनिया के लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं, लेकिन घर खाली करने के बाद वो उसे आग लगा दे रहे हैं। मतलब इतनी बर्बादी करने के बावजूद अजरबैजान को कुछ हासिल नहीं हुआ। काराबाख के जो हिस्से अजरबैजान ने जीते हैं, वहां के लोगों को अजरबैजान के प्रशासन में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो इलाका छोड़ रहे हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नुकसान तो दोनों देशों का हुआ है, लेकिन अजरबैजान का कुछ ज्यादा ही हुआ है। अजरबैजान को जिन देशों ने सहायता दी थी, सबने उससे तेल का सौदा किया था। वो तो अजरबैजान देगा ही देगा। अगर इस इलाके में लोग रहते तो अजरबैजान को मैन पावर मिलती, लेकिन वो भी नहीं मिली। इन इलाकों में फैक्ट्रियां थी, वो भी नहीं बची। वापस इन इलाकों को बसाने में काफी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई बसना नहीं चाहेगा। जो बस गए थे वो चले गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण मंत्रालय दिया गया। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास और कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से मेरे सहयोगी रूपेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूपेश, मिनिस्ट्री एलोकेशन हो चुका है आज। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज किसे किसे एलोकेट की गई?
देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है और कैबिनेट की बैठक पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट पोर्टफोलियो हुआ है, लेकिन उसके कुछ देर बाद विभाग बंटने लगे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, लघु जल संसाधन, और तारा किशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनको सुशील मोदी के जितने विभाग थे वो सारे विभाग इनको सौंप दिए गए हैं। वित्त विभाग इनके पास होगा, वाणिज्य पर्यावरण विभाग, शीला कुमारी को परिवहन विभाग मिला है, रेणु देवी महिला कल्याण, विजेंद्र यादव के पास पुराना मंत्रालय मौजूद रहेगा, ऊर्जा उत्पाद और निबंधन, और शीला मंडल परिवहन मंत्री होंगी। इसी तरीके से अब एक एक करके सारे विभाग आ रहे हैं। मंगल पांडे को अपने पुराने विभाग में रहने दिया गया है, अशोक चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण, चूँकि पहली बार इस मंत्रालय में कोई भी जो मंत्रिमंडल है इसमें कोई अल्पसंख्यक चेहरा फिलहाल अभी तक नहीं है, लिहाजा अशोक चौधरी को उनका पुराना विभाग भवन निर्माण तो उनके पास रखा ही गया है, उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी दिया गया है और आईटी भी दिया गया है। तो इस तरीके से एक एक करके जैसे जैसे विभागों का बंटवारा हो रहा है हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है पूर्णिमा कि वित्त कानून व्यवस्था का जो मामला है वो गृह विभाग किसके पास होगा। अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो अंदर खाने की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बाद अब गृह विभाग पर अड़ी हुई है कि गृह विभाग उसे चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि जिस कानून के राज की वो बात करते हैं कि बिहार में कानून का राज है, कानून का शासन है, सुशासन कुमार हैं, सुशासन बाबू, ये तमाम जो तमगे हैं उन्हें इसी विभाग की वजह से मिला है, वो विभाग उनके पास ही रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि गृह विभाग अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। रुपेश, बनाए रखिएगा आप अपनी नजर, आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती रहेंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, गुपकार को लेकर अमित शाह ने सोनिया और राहुल गांधी से सवाल किए हैं। सोनिया राहुल गुपकार गैंग के खिलाफ हैं या फिर साथ हैं, ये पहला सवाल अमित शाह ने पूछा। गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया, ये अमित शाह ने कहा। गुपकार गैंग कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है, भारत की जनता गुपकार गैंग को स्वीकार नहीं करेगी। अमित शाह ने तंज भी कसा। अमित शाह ने राहुल और सोनिया से सवाल भी किए, ये पूछा कि क्या वो उनके साथ हैं या फिर इनके खिलाफ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।